92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं क्षितिज रॉय की लिखी कहानी डीसीपी साहिबा की दास्ताने मोहब्बत। मुझे पटना आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन करने के बाद ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। इस शहर से मेरा अजीब रिश्ता रहा है। जब तक इससे दूर रही ये मुझको अपने पास बुलाता रहा, और आज जब इसके पास आ गई हूं तो पटना मुझे काटने को दौड़ता है। घर पे सब खुशी से फूल के कुप्पा हो रहे हैं। पापा जी की छाती, जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ के 42 इंच की हो गई है, वापस अपने पुराने साइज में आने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं अचानक से अपने पूरे खानदान की लाडली बन गई हूँ। बरसों से जंग लगे रिश्तों में आज नई चमक आ गई है। सब कुछ तो है मेरे इर्द गिर्द, मुस्कान, हंसी, ठिठोली, सब कुछ है, बस वो पुरानी वाली मैं नहीं बची। मैंने खुद को इन 3 सालों में बदलते देखा है। एक अल्लड़ लड़की से खुद को तुनक मिजाज होते पाया है। 3 साल पहले मैं सिर्फ एक सादी सी लड़की थी जिसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। वो लड़की अपनी और सहेलियों की तरह ही घंटों अपने नए हेयरकट के बारे में बकबक करती थी। वो छिपकली को देख के रोने लगती थी और चाट के ठेलों के पीछे 21 साल की उम्र में भी भाग पड़ती थी। उसकी जिंदगी में भी एक लड़का था जिसमें वो अपना सलमान खान देखती थी। उसके सारे सपने भी उसी लड़के से जुड़े हुए थे। उसकी लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूमना, उसके साथ पेरिस की बारिश में भीगना, उसके साथ मिलके अपना टेरेस गार्डन सजाना, बस ऐसे ही थे उसके सपने, जो एक शाम को यूं ही बिखर गए अचानक से, ऐसे ही। और फिर उसी शाम उसके भीतर की वो लड़की भी मर गई। इधर कुछ दिनों पहले अचानक से एक उदास सी दोपहर में मेरे चेंबर में फोन की घंटी बजी और फिर सब कुछ बदल गया। बेटी, तुमसे 2 मिनट कुछ कहना था। मेरे दफ्तर में आई इस कॉल पे एक महिला की आवाज पता नहीं क्यों मुझे जानी पहचानी से लग रही थी। हाँ कहिए। बेटी, तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मगर आप हैं कौन? मुझे कहीं जाना था, देर हो रही थी। बेटी, मैं रजत की माँ बोल रही हूँ। याद है तुमसे दिल्ली में मिली थी? मुझे याद आया। रजत ने उनसे मिलाने से पहले कहा था, आओ तुम्हें तुम्हारे होने वाली सासू माँ से मिलाता हूँ, और मैं शर्मा गई थी। आंटी जी, आप कैसी हैं? मैंने कहा। बेटी, तुमसे रजत के बारे में कुछ बात करनी थी। एक बार तो मन में आया कि जैसे उसी पल रिसीवर नीचे रख दूं, पर मैं नहीं रख पाई। हाँ आंटी बोलिए, कैसा है वो? बेटी, उसे नशे की लत लग गई है। ऋचा से तलाक के बाद तो हर रात पीने लगा है। दिल्ली से भाग के आने के बाद से पता नहीं क्या हो गया उसको। आंटी बोले जा रही थी और मैं खामोशी में सुन रही थी। बेड़ा गर्क हो इस मुई शराब का। बीवी, बच्चा, पैसे सब खा गई। सूख के आधा हो गया है वो। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। बेटी, तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। नशे में रात को घर आता है तो रोज मुझे तुम्हारे पुराने किस्से सुनाता है। एक बार मिलकर समझाओ ना उसको, तुम्हारी बात मान ले शायद। उस शाम छत पे खड़े हुए मैं घंटों अपने भीतर की कशमकश से उलझती रही। दिल तो कहता था कि दौड़ के चली जाऊं उसके पास, लेकिन फिर अगले ही पल दिमाग अतीत की कड़वी यादों का पिटारा खोल देता, जिसको मैं बड़ी मुश्किल से भूल पाई थी। ये इश्क भी ना रिश्तों में जान लेता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ऋषिका अपने ही शहर में डीएसपी बन के आई ही थी कि उसके दफ्तर में बजी एक घंटी ने रजत और उसकी कहानी की बंद पड़ी किताब फिर से खोल दी।
अब आगे। ये होना था या बस हो ही गया पता नहीं, पर कल शहर के एक कोने में उसके घर के पास मैं उससे टकरा ही जाती अगर मैंने ऐन मौके पे ब्रेक न लगा दिया होता। वो नशे में झूमता सड़क पे चला जा रहा था, मेरी गाड़ी के बजते हॉर्न और मुझसे बेखबर। आज 3 साल 10 महीने 20 दिन बाद मेरी गाड़ी की हेडलाइट में चमकता, इधर से उधर किसी पेंडुलम की तरह डोलता वो शख्स रजत ही था। फीके पड़ गए चेहरे पे बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी, लंबा कुर्ता और वैसा ही दुबला पतला। रजत को देखा तो मन किया कि उसको अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में बिठा के थाने ले जाऊं, एक डीएसपी की गाड़ी के सामने शराब पी के आने और उसका दिल तोड़ने के जुर्म में अंदर कर दूं। पर ये ऐसे जुर्म थे कि कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे कदम थे कि ठिठक पड़े थे, सांसें थीं कि बदहवास हुई जा रही थीं, और दिमाग ने तो मानो फैसले लेने ही बंद कर दिया हूं। देख के अनदेखा करने की जद्दोजहद से बाहर मैं भी निकल ही पाती कि वो मेरे सामने खड़ा था। क्या डीएसपी साहिबा, गाड़ी से कुचलने का इरादा क्या? वो नशे में था और माँ कसम मैंने अपनी जिंदगी में उससे भोला भाला बेवड़ा नहीं देखा था। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला था, वैसा ही बेतकल्लुफ और बेशर्म। उसने इस हालत में भी मुझको पहचान लिया था। मैं उसको सहारा दे के गाड़ी में ले आई। तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो मॉडल बनते बनते आईपीएस बन गई। रजत की कमेंट्री चालू थी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना पीते हो मर जाओगे एक दिन, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, मैंने कहा। घर नहीं जाना यार, घर पे माँ फिर चिल्लाएगी। तो करते क्यों हो ऐसा काम? यही दिन दिखाना बचा है उनको, चुपचाप घर चलो। मैंने इंजन चालू कर दिया। मेरा मन तो कर रहा था कि उसका गिरेबान पकड़ के उससे सवाल पे सवाल पूछती रहूं। क्या दिन क्या रात, अरे मेरे जैसा फेलियर किसी को क्या देगा? रजत नशे में बेसुध होके बोले जा रहा था। शादी कब की? मुझे कब की इससे ज्यादा क्यों की पड़ी थी, पर मैंने पूछा नहीं। यूं ही किसी मनहूस रात को कर ली थी। अब फिर से सिंगल हूं। क्यों? उसका भी दिल तोड़ दिया क्या? मेरे अंदर की घाघ लड़की कूद के बाहर आ ही गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर घर तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की। शायद हम दोनों अपने अपने अतीत को जीने में लगे हुए थे। मैं होश में भी बेहोश थी, उसकी बेहोशी से भी होश साफ नजर आ रहा था। निशब्दता की गांठ शब्द के बंधन से कहीं अधिक मजबूत होती है। कभी किसी जमाने में रजत ने मेरे होठों पे हाथ रखते हुए मुझसे कहा था, तब मुझको हंसी आ गई थी। उस रात उसके साथ बैठे हुए इसका मतलब समझ आ रहा था। आंखों के सामने यादों का कोई कोलाज चल रहा हो जैसे। पटना की उस बयाबान सी सड़क पे गाड़ी चलाते हुए अचानक से मैं 3 साल पुराने लम्हों को जीने लगी थी। दिल हूम हूम करे, घबराए। लता जी थीं कि धड़कनों को सुलगाती जा रही थीं, और सड़कें थीं कि फिसलती ही जा रही थीं। बस एक हम ही थे जो बरसों भागते भागते आज अचानक रुक गए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे 3 साल 10 महीने और 20 दिन बाद ऋषिका, जो अब अपने शहर की डीसीपी बन गई है, अपने पुराने प्रेमी रजत से मिली। शराब के नशे में धुत रजत सामने सड़क पे लड़खड़ाता चला आ रहा था। ऋषिका ने अपनी गाड़ी में उसको घर तक छोड़ा, लेकिन उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। अब आगे। रजत से मेरी मुलाकात दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के 1 महीने बाद हुई थी। पटना से दिल्ली की दूरी मेरे लिए दिल्ली से न्यूयॉर्क जितनी ही थी। बेतहाशा भागते शहर से मुझको चिढ़ हो गई थी।
यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। सब बेतहाशा दौड़ते फिरते से दिखाई पड़ते थे। दिल्ली का दिन पहाड़ जैसा लगता था और उसकी रातें बचपन की कहानियों वाली डायन जैसी, गुप्त सन्नाटे से लदी हुई, डराती हुई। रात में अपने हॉस्टल के कमरे में लटके पंखे को घूमता हुआ देख के बस अपना पटना याद आता था, तमाम तरीकों से। कभी गंगा के किनारे वाला अपना स्कूल याद आता, तो कभी अंजलि निशा जैसे दोस्तों की याद आती। कभी शहर का रीजेंट सिनेमा याद आता, तो कभी किसी शाम को यूं ही माँ की याद आने लगती। वो हर शाम तुलसी चौरे पे गंगा जल चढ़ाती होगी, ये सोच के मैं दिल्ली में बैठे बैठे पटना पहुंच जाती। हर दिन कॉलेज में भाड़े पर ली हुई मुस्कुराहट लिए मैं दाखिल तो होती थी, पर लाल खंभों और दीवारों वाले मेरे कॉलेज में सब कुछ बनावटी लगता था। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ कितना अलग था, स्मार्टनेस के पैमाने से लेकर दोस्त बनाने के कायदे तक। कॉलेज के पहले दिन कितना रोई थी जब क्लास में इंग्लिश के इंट्रोडक्शन देने में मेरे पसीने छूट गए थे। कहने को तो कॉलेज में दोस्त बहुत थे, पर उन सब की अपनी अलग अलग दुनिया थी जिसमें हर कोई मसरूफ था। कैंटीन में जब चाय की चुस्कियों के बीच में हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ और बुराइयों की झड़ी लगाती, तो मैं चुपचाप ब्रेड पकौड़े के बेचारे कोनों को बेरहमी से कुतरती रहती। और ऐसे में ही एक सुस्त सी शाम को मुझे रजत मिला था। आदतन मैं क्लास बंक करने के बाद सेंट्रल लाइब्रेरी के लॉन में बैठकर घास उखाड़ने और शून्य में ताकने जैसी फजूल हरकतों में लगी हुई थी। उसने मुझसे किसी जगह का रास्ता पूछा था, मुझे भी उधर ही जाना था और फिर हम साथ चल पड़े थे। वो तब भी इतना ही बदहवास रहता था, दीन दुनिया से बेखबर। पहली मुलाकात में कोई किसी अनजान लड़की से इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मुद्दे पे भी बहस करता है क्या? नहीं ना। रजत को मेरे साथ चलते हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वो शुरू हो गया था। मैं चुपचाप हाँ हूं करते हुए उसकी बात सुनती रही। उसे क्या पता था कि मुझ जैसी लड़की को इंडियन इकोनॉमी क्या, अपनी खुद की पर्सनल इकोनॉमी के बारे में तक कोई आइडिया नहीं था। वो फिर भी बोलता रहा, तब तक जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गए। फिर वो चला गया, बिना अपना नाम बताए, बिना मेरा नाम पूछे। अजीब सा था वो, पर उस शाम पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ नया नया सा लगने लगा था। उसने मुझे ठीक से देखा तक नहीं था। उसकी आंखें पता नहीं कहाँ खोई हुई थीं, पर उसकी बातों में एक अजीब किस्म की गर्मजोशी थी। उस रात हॉस्टल लौट के मुझे मेरी दोस्तों ने मेस के किसी कोने में अकेला बैठा मुस्कुराता पाया था। ये पहली बार हुआ था कि मुस्कुराहट बिन बताए मेरे होठों पे दौड़ रही थी। ये पहली बार हुआ था कि मैं प्यार करने लगी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे ऋषिका डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के अपने ही शहर में वापस आई है और एक रात गाड़ी के सामने शराब के नशे में धुत उसका पुराना प्रेमी रजत मिल गया। उसे घर छोड़ने के लिए ऋषिका ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के वो दिन और वो शाम जब रजत उससे पहली बार मिला था, उन्हें वो याद करने लगी। अब आगे। वो शाम अगले आने वाले 2 सालों में हमारे बीच आने वाली आखिरी अजनबी शाम थी। 10 मिनट की वो हिचकिचाहट कब घंटों की तकरार और मान मनव्वल में बदल गई, सच में पता ही नहीं चला। चाय के अंतहीन सिलसिलों के बीच बत्रा सिनेमा के अंधेरों में पॉपकॉर्न फांकते हुए, उसकी खतरनाक वाली हिंदी में लिखी गई महा बोरिंग कविताओं को सुनते हुए हम एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हमें पता ही नहीं चला कि कब मैं उसको उसके सिगरेट पीने की लत छोड़ने के लिए अपनी कस्में देने लगी और कब उसने मुझे अपनी कविताओं की नायिका बना लिया। अब हम साथ घूमते तो आमतौर पे जेबों में पड़ी हमारी हथेलियां बिना बोले ही एक दूसरे में समा जाती। चलते चलते यूं ही कभी अचानक से वो मेरी हथेलियां थाम के मुझसे पूछा करता था, इस बार मैं आईएएस बन जाऊंगा ना? मैं जोर से सर हिला के हाँ बोल देती। वो खुश हो जाता। ऐसे ही एक दिन घूमते फिरते दिल्ली रिज पर दरख्तों और फानूसों से भरे किसी सुनसान में उसने मेरा हाथ थाम के मुझे अपनी ओर खींच लिया था। ना, उसने कहाँ खींचा था,
वो तो मैं ही खींची चली गई थी। रजत पिछले 3 सालों से सिविल सर्विसेज की परीक्षा में असफल हो रहा था। ये साल उसका आखिरी मौका था। वो मुझे बेहद ज़हीन लगता था। उसकी आंखें बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती थीं, और जब वो बोलने पे आता तो अल्लाह बचाए। देश की आर्थिक नीति से लेके रक्षा मामलों तक, गांधी से लेके जिन्ना तक, ईसा से लेके राम तक, ये सही है, वो गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। अरे रजत का बस चलता तो वो देश का नया संविधान लिख डालता। उसकी कही हुई आधी बातें मुझको समझ में नहीं आती थी। मेरी आधी बातों को वो हंसी में उड़ा दिया करता था, लेकिन फिर भी हम घंटों बातें किया करते थे। वो किताबों की भीड़ में खोया रहता था, मैं उसको घंटों पढ़ता देख के खुश हो जाती। उसकी परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती गई, वो मुझसे दूर होता चला गया। मैं उसके पास ज़रूर होती थी, पर रजत के लिए तो जैसे उसका इम्तिहान ही सब कुछ था। फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद उसका प्यार सवालों में बदलने लगा था। तुम 8:30 बजे रात में किससे नोट्स लेने गई थी? इतनी रात को क्यों गई थी? मैं सोचती, अरे यार हद है, साल भर तो मैं पढ़ती नहीं, आखिर में एग्जाम से 2 दिन पहले नोट्स लेने मैं 8 बजे जाऊं या 10 बजे, तुमको क्या? लेकिन मैं चुप रह जाती। कल रात को 1.5 घंटे तक तुम्हारा फोन मिला है, कहाँ थी? मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, उसके कमरे में केक कटवा रही थी। जरूरी है क्या हर फोन कॉल उठाना? रजत मुझसे बेवजह लड़ने लगा था, कभी मेरे कपड़ों पे तो कभी मेरी बातों पे। उसे गुस्सा बहुत ज्यादा और जल्दी आने लगा था, लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ उसकी परीक्षा के प्रेशर की वजह से है और कुछ नहीं। उसकी बेरुखी को परवान चढ़ता देख के दर्द तो होता था, पर उसकी खुशी की खातिर मैं दर्द के घूंट पीती चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे ऋषिका डीसीपी पुलिस बन के अपने शहर में वापस आई है, और एक दिन शराब के नशे में धुत सड़क पे घूमते हुए उसे उसका पुराना प्रेमी रजत मिल गया है। अब उसे पुराने वक्तों की याद आ रही है, कैसे वो आईएएस की अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था, चौथी बार एग्जाम देके, और ऋषिका उसके साथ वक्त बिताती थी। लेकिन अचानक रजत का प्यार अब बहुत सारे सवाल पूछने लगा था। अब आगे मेरा ज्यादातर समय उसके दड़बे जैसे 1 रूम फ्लैट पे ही बीतता था। ना, फ्लैट नहीं, भूगोल की परिभाषा के अनुसार उसका कमरा कमरा नहीं, गुफा था। पर तब वही हमारी छोटी सी दुनिया थी। कमरे की दीवारों पे भारत के मानचित्र, मैथ्स के फार्मूलों और बिल गेट्स जैसे महानुभावों के कथन के अलावा पता नहीं क्या क्या चिपका रहता था। रजत ने परीक्षा के 4-5 महीने पहले से ही दुनिया से अपने सारे तार काट दिए थे। मैं हर शाम उसके कमरे में जाके उसकी पसंद की कोई डिश बना देती थी। मेरे हलवे और छोले में मेरा सारा प्यार घुला रहता था। वो किताब हाथ में लिए हलवा खा तो लेता, पर मेरे कान तारीफ के 2 लफ्ज सुनने के लिए तरस जाते। वो पता नहीं क्या क्या पढ़ता था, मार्क्स, लेनिन, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। उसके कमरे में किताबों का मिनी माउंट एवरेस्ट देख देख के मुझको तो उबकाई आने लगती थी। मुझे पता था कि ये परीक्षा उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी। रजत की सफलता में उसके बीमार पिता की जिंदगी के कुछ और साल, बड़ी बहन की शादी का दहेज और समाज में प्रतिष्ठा, ये सब कुछ छुपा हुआ था। एक शाम को यूं ही घूमते हुए मैंने उससे ऐसे ही कहा था, रजत, कोई और करियर ऑप्शन भी सोचा है तुमने? मान लो अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो जाता है। यार, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को तो वैसे भी लोग एक खतरनाक जुआ समझते हैं। तुम प्लीज कोई प्रोफेशनल कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इतने दिनों में पहली बार रजत ने मुझको किसी गैर की तरह देखा था, बिल्कुल गुस्से में। तुमको समझ में आता है कुछ भी? तुम क्या सोचती हो, इतना पढ़ लिख के वापस पटना में जाके मास्टरी करूं मैं? अपने बाबूजी की तरह टूटे ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसता रहूं? करियर ऑप्शन, ये ऑप्शन वाला उपदेश अपनी पॉकेट में ही रख लो, वापस जाके अपने हॉस्टल की लड़कियों को सुनाना। रजत बोलता रहा, मैं सुनती रही। मैं स्याह हो गई थी बिल्कुल, आंसू गले में गुबार बन के फंस गए थे। इसी रजत से प्यार किया था क्या मैंने? मैं रोती सोचती वापस लौट आई। मुझे तब कहाँ पता था कि बाहर से इतना मजबूत दिखने वाला रजत भीतर ही भीतर निहायती कमजोर हो चला था,
कि इन 3 सालों की असफलता ने उसके भीतर गुस्से और खींच का ऐसा जहरीला कैक्टस तैयार कर दिया था जिसके नशे में उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। चलो माना मैं बेवकूफ थी, पर रजत। वो 23 मई की एक ऊँघती हुई सी शाम थी जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा का रिजल्ट निकलने वाला था। मैंने दुर्गा जी से लेके काली माँ तक, हडसन लेन से लेके मुखर्जी नगर तक हर मंदिर में मत्था टेक लिया था। उसके लिए लड्डू भी बनाए थे। ठीक 5 बजे शाम को मैंने उसको कॉल किया। जवाब नहीं मिला। मेरा दिल बैठ गया। बदहवास में उसके फ्लैट तक पहुंची। वो एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। कमरे में एक अजीब सा भुतहा सन्नाटा था। आधी जली हुई सिगरेट से निकला धुआं अंधेरों के साथ घुल के हवा में और जहर घोल रहा था। रजत बाबू, इधर देखो ना। मैंने उसके कंधे पे अपना हाथ रखा। वो जैसे पत्थर का हो गया था। रजत प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज। रजत नहीं हिला। तुम जाओ यहां से ऋषिका, जाओ यार। क्यों? बस जाओ, अभी चले जाओ यहां से, कल आना। मेरा मूड और मत खराब करो। कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। मैं क्या बोलती। एक पल में उसने मुझको पराया कर दिया था। मैं भरे कदमों से अपने हॉस्टल वापस लौट आई। सारी रात मैं उसको फोन मिलाती रही, लेकिन अगली सुबह वो सब कुछ छोड़ के जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ऋषिका पुलिस अफसर बन के अपने शहर वापस आई है और एक शाम अपने पुराने प्रेमी रजत से मिल गई है। वो याद कर रही है जब रजत की सिविल्स की परीक्षा का रिजल्ट आया था और सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। अब 3 साल 20 महीने और 10 दिन बाद दोनों फिर से मिले हैं। अब आगे। उस दिन मैं आखिरी बार रोई थी, गला फाड़ फाड़ के, किसी बच्चे की तरह। मैं फिर से अकेली हो गई थी, लेकिन दम भर रोने के बाद जब सांस थमी तो मैं भीतर से बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही थी। मैंने अकेलापन मिटाने के लिए किताबों में अपना सर खपाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से मुझको रोमांटिक गानों से नफरत हो गई थी और पता नहीं क्यों मैंने सलमान खान की फिल्में देखनी भी बंद कर दी थी। मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना था। वो तो मुझे इश्क से फुर्सत मिल गई थी कि मजबूरन किताबों से दिल लगा बैठी। और रजत के जाने के 2 साल बाद मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास हो गई। जिस शाम मेरा रिजल्ट आया था, मेरी आंखें रजत को याद करके नम हो गई थीं। उसको भुला कहाँ पाई थी मैं। वो तो बस यूं ही दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब टाइप से मैं पिछले 3 साल से खुद को बहलाती आई थी। इतने सालों के बाद हम एक बार फिर से मिले थे। पिछली रात रजत को उसके घर ड्रॉप करने के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं। रजत ने लगता है कई सालों के बाद शेव किया है। अच्छा लग रहा है। इतना मत पियो रजत, अपनी तोन देखिए, सर्कस के जोकर जैसे लगते हो। थक हार के मैंने ही बात शुरू की। रजत चुपचाप धुएं के छल्ले बनाने में मशगूल है। इतनी कसम वसम देने के बाद भी नहीं सुधरे ना तुम। मैंने उसके हाथ से सिगरेट लेके फेंक दी। रजत मेरी ओर देखता है सालों बाद। वो नहीं बदला है। उसकी आंखें अब भी वैसी ही हैं। वही गुरूर, वही नशा, वही गुस्सा, वही बचपना। ओए, मेरे बाप ने मरते मरते मुझको नहीं देखना चाहा। हर रात जब मैं घर लौटता हूं तो मेरी माँ मुझको घंटों गालियां देती है। जिस स्कूल में पढ़ाता हूं वहां के बच्चे मुझको पागल माँ साहब कहते हैं। कभी जी के देखना घंटे भर के लिए भी मेरी जिंदगी और तब आना अपना ज्ञान देने। है कौन यहां मेरे लिए? मेरी जिंदगी के 30 साल बोझ बन के टंगे हुए मेरे सीने से। एक बार उठा के देखो ना मेरी नाकामयाबियों का गट्ठर। सुन के देखना कभी उन जहरीले तानों को और तब आना मेरे हाथ से शराब की बोतल छुड़ाने, ये सिगरेट फेंकने। तुम नौकरी पेशा वालों का प्रॉब्लम यही है। इतना ना अच्छा की आदत लग जाती है कि गंदगी पचती नहीं तुम लोगों को। मैं गंदा हूं, गंदा ही सही। प्लीज अब और भाषण दे के मुझको टॉर्चर मत करिए मैडम। रजत तो बरस ही पड़ा था मुझ पे। आज पहली बार मुझे रजत पे गुस्सा आ रहा है।
बेहद, बेबाक, और आज मैं बोलूंगी वो सब कुछ जो इन 3 सालों में मेरे भीतर कुलबुलाता रहा है। तुम्हें पता है रजत, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम निहायत ही डरपोक हो, कमजोर हो, भगोड़े हो। तुम सिर्फ सपनों में जीते आए हो आज तक। तुम्हारे लिए हर कुछ एक सपना था। प्यार किया, वो भी बस यूं ही। जीते हो बस यूं ही। और तुम्हें यह क्यों लगता है कि ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है? अरे ओ मेलोड्रामा मास्टर, धरातल पे उतरो ना। कब तक हवा में रहोगे? जमीन पे आओ, क्योंकि दुनिया यहीं पे है। उड़ते तो आए हो आज तक तुम हवा में। वहां बस तुम होते हो, तुम्हारी बेहोशी, और कुछ नहीं। सब कुछ गंवा दिया तुमने उड़ते उड़ते। माँ, बाप, पत्नी, मुझे। अब खुद को गंवाने की जिद जो ये पाल के बैठे हो ना, इसे छोड़ दो। और तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारा ही दर्द सबसे ज्यादा है? रजत, टूट के प्यार करती थी मैं तुमसे, और बिना कुछ कहे सुने भाग आए थे तुम। तो क्या हुआ? हाँ, रोती रही थी मैं 5 रातें, 10 दिन। फिर उठना पड़ा, क्योंकि एक दिन रोते रोते बोर हो गई थी मैं। क्योंकि आशिकी से पेट नहीं भरता। आशिकी से पेट नहीं भरता। और अपने दर्द के नाम पे शराब की लत को ग्लैमराइज मत करो। रजत मुझको देखे जा रहा है, एक टक। पूछोगे नहीं मुझसे कि इतना बकबकाना मैंने कहां से सीखा? तुमसे रजत। तुम्हारे साथ रह के जिंदगी को कहां समझ पाई थी मैं? तुम गए तब मैंने जिंदगी को समझना शुरू किया। थैंक्स रजत, मेरा दिल तोड़ने के लिए। पर तुम इतने बेवकूफ कैसे रह गए कि तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का दर्द नहीं दिखता, अपना काम नहीं सुहाता? दिल्ली में तो बड़ा लेनिन माओ करते फिरते थे, मोटी मोटी किताबों में सर घुसाए मिलते थे। यही सिखाया तुम्हारे लेनिन ने तुमको? सच बोलूं तो तुमको उस वक्त लेनिन की नहीं, एक थप्पड़ की जरूरत थी। निकलो अपने रोमांस से बाहर रजत, अब भी वक्त है, बड़े हो जाओ। बोलते बोलते मेरी सांसें फूल गईं। मैं पलट के वापस लौटने लगी। रजत की आंखें पहली बार नम थीं। वो अब भी वहीं खड़ा है। मेरे भीतर बरसों से जमा गुस्सा बाहर निकल चुका है। एक अजीब सी खुशी है कि जिंदगी में पहली बार मैं बोलती रही थी और रजत ने मेरी सुनी। आगे क्या होगा नहीं पता, और सच कहूं तो मुझे इसकी फिक्र भी नहीं। बस एक उम्मीद है कि इस बार शायद रजत मेरी बातों को समझ जाए। मैं उठी और चल पड़ी, एक बार फिर उससे दूर। बस इतनी सी थी ये कहानी।